हेलो। बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट हो चुका है और उसी यूनिट का सेकंड पार्ट है अधिशोषण, जो अब हम शुरू करने चाह रहे हैं। और ये आपके यूनिट नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें आपके अधिशोषण का सामान्य अर्थ है किसी भी ठोस या द्रव द्वारा अपनी पृष्ठ पर गैसों या द्रव की सांद्रता में वृद्धि करना अधिशोषण कहलाता है। अर्थात कोई भी पदार्थ यदि अपनी सतह पर गैस या द्रव या वाष्प को आकर्षित करके रखता है या उसकी सतह पर सांद्रता में वृद्धि करता है तो इसी प्रोसेस को हम अधिशोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर दिया गया पदार्थ स्थूल में प्रवेश नहीं करता है, केवल सतह के बाहर ही आकर्षण बलों से जुड़ा रहता है। इसको हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, किसी एक पदार्थ के कण का अन्य पदार्थ की सतह पर आकर्षित होकर सांद्रता में वृद्धि करना भी अधिशोषण कहलाता है। यह परिघटना पदार्थ की पृष्ठ से संबंधित है, जिसमें वान डर वाल्स आकर्षण बल या रासायनिक बंध हो सकते हैं। अर्थात पृष्ठ और उसके ऊपर जुड़े हुए या अधिशोषित कणों के बीच में सामान्य रासायनिक बंध या वान डर वाल्स आकर्षण बल संभव होता है। इसी की दूसरी प्रक्रिया है अवशोषण। किसी एक पदार्थ के कणों का अन्य पदार्थ के स्थूल या सतह के अंदर प्रवेश या अंदर अंतराकाशों में प्रवेश करना अवशोषण कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अधिशोषण सतह के बाहर की ओर और अवशोषण सतह के अंदर की ओर कणों के प्रवेश करने से संबंधित है, जिसके कुछ उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। स्थूल का यहाँ पर ऊपर जो स्थूल शब्द लिखा है इसका अर्थ है सतह के अंदर की ओर। उदाहरण है पहला, सिलिका जेल, चारकोल, एल्यूमिना जेल द्वारा जल वाष्प के कणों का पृष्ठ पर जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल आपने या चारकोल आपने पढ़ रखा होगा। सिलिका जेल का और एल्यूमिना जेल का उपयोग सामान्यतः जूतों के डिब्बों में या लेदर की सामग्री में या प्लास्टिक सामग्री के अंदर छोटे से पाउच के रूप में रखा जाता है और उसमें उपस्थित सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल पदार्थों को या नमी को अधिशोषित कर उस पदार्थ को या प्लास्टिक को खराब होने से या बदबू उत्पन्न करने से रोकता है। ये जल वाष्प के अधिशोषण करता है। दूसरा उदाहरण है शुष्क कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अंतराकाशों में प्रवेश कराना अवशोषण कहलाता है। जैसे आप डेसिकेटर के अंदर प्रयुक्त करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, अगर कैल्शियम क्लोराइड डेसिकेटर में प्रयुक्त किया गया है तो यह कैल्शियम क्लोराइड नमी को अवशोषित करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl का निर्माण करता है और जल को अपने अंतराकाशों में अवशोषित कर लेता है। तो ऊपर के पहला उदाहरण अधिशोषण का है, जबकि दूसरा उदाहरण अवशोषण का है। जल अणुओं का कैल्शियम क्लोराइड के आंतरिक सतह में प्रवेश करना अवशोषण कहलाता है। इसी तरीके से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कि चॉक को पानी के अंदर यदि डुबोया जाता है या रंग में डुबोया जाता है तो चॉक की आंतरिक सतह पर कण प्रवेश कर जाते हैं और इसकी वजह से ही चॉक अंदर से रंगीन हो जाती है। तीसरा उदाहरण है अमोनिया वाष्प का सिलिका जेल की सतह पर संघनित होना। अधिशोषण तथा जल के साथ क्रिया कर अमोनियम आयनों का निर्माण करना अवशोषण कहलाता है। तो यहाँ पर अमोनिया दो तरह की प्रक्रियाएं प्रदर्शित कर रहा है, एक अधिशोषण और दूसरी है अवशोषण। अधिशोषण में यह सिलिका जेल की सतह पर अधिशोषित होता है, जबकि जल वाष्प के साथ ये रासायनिक अभिक्रिया करके अमोनियम आयनों का निर्माण करता है और जल के अंतराकाशों में प्रवेश कर जाता है। इसी तरीके से चौथा उदाहरण है डाई के कणों का, डाई मीन्स रंजक, डाई या रंजक के कणों का रेशों के अंदर प्रवेश करना अवशोषण और पृष्ठ पर संघनित होना अधिशोषण कहलाता है। अर्थात रंजक का रेशों के
साथ में दो प्रकार की प्रक्रिया प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें अवशोषण और दूसरी प्रक्रिया है अधिशोषण। तो यहाँ पर अवशोषण व अधिशोषण दोनों एक साथ संपन्न होते हैं। जैसे कपड़े को रंगा जाता है तो कपड़े की सतह रेशों के सतह के ऊपर तथा रेशों के अंदर तक रंग या रंजक प्रवेश किया हुआ रहता है, अर्थात यह अधिशोषण व अवशोषण दोनों सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। अब हम ले रहे हैं अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। अधिशोषण प्रक्रिया सतह की प्रक्रिया है और अवशोषण स्थूल की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें अंतर के रूप में आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और इस अंतर को आप इसी रूप में पेपर को दो भागों में विभाजित करके एक तरफ अधिशोषण दूसरी तरफ अवशोषण लिखें और उसके बाद में इस प्रक्रिया को हल के रूप में नोट करना शुरू करें। पहला अंतर इसमें लिखा है, अधिशोषण पृष्ठ या सतह पर संपन्न होता है, जबकि अवशोषण बल्क स्थूल में संपन्न होता है या सतह के अंदर संपन्न होता है। दूसरा है, सतह या पृष्ठ के ऊपर कणों की सांद्रता बढ़ती है, अर्थात अधिशोषण में सतह के ऊपर की ओर केवल सांद्रता बढ़ती है, जबकि सतह के अंदर सांद्रता नगण्य रहती है। लेकिन अवशोषण में सतह के अंदर सांद्रता बढ़ती है लेकिन पृष्ठ पर सांद्रता नगण्य रहती है। अधिशोषण तीव्र गति से संपन्न होता है, जबकि अवशोषण मंद गति से संपन्न होता है, क्योंकि स्थूल में कणों को प्रवेश करने के लिए केशिका नली प्रभाव का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें रिक्त स्थान कम होने के कारण कण धीमी गति से प्रवेश करते हैं। चौथा है, अधिशोषण में साम्यावस्था प्राप्त होती है, जिसकी प्रकृति गतिक है, अर्थात यह साम्य प्रकृति को प्रदर्शित करता है, जो कि गतिक प्रकृति का साम्य दर्शाता है। जबकि अवशोषण निश्चित समय बाद में रुक जाता है, अर्थात इसमें संतृप्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। अधिशोषण ताप में वृद्धि से घटता है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो अधिशोषण की दर हमेशा घटेगी, जबकि अवशोषण ताप से प्रभावित नहीं होता है, जिसको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अधिशोषण ताप के साथ में वक्र पैराबोलिक है, जबकि अवशोषण में अवशोषण और ताप का वक्र सीधी रेखा प्रदर्शित करता है, अर्थात ताप के साथ अवशोषण में कोई परिवर्तन नहीं होता, सैचुरेशन या संतृप्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। छठा है, अधिशोषण की मात्रा दाब के साथ निम्न ग्राफ के रूप में परिवर्तित होती है। तो अर्थात एक तरफ हमने x/m y एक्सिस पर, p पर हमने या x एक्सिस पर हमने p लिखा है, तो p और अधिशोषण की मात्रा के साथ संबंध प्रदर्शित किया गया है, जिसमें एक ताप पर आधारित अलग अलग लाइनें प्राप्त हो रही है, जिसमें अधिशोषण समतापी वक्र प्रदर्शित किए गए हैं। 3 अधिशोषण समतापी वक्र है, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक -29 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक -38 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जैसे जैसे हम ताप घटा रहे हैं वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, अर्थात अधिशोषण की मात्रा ताप में कमी के साथ बढ़ती है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी तरीके से अवशोषण की मात्रा ताप के साथ लगातार बढ़ती है और इसको भी हम अवशोषण समतापी वक्र कहते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं x/m सापेक्ष p के आलेख प्रदर्शित किया जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जो जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाएगा अवशोषण की दर को बढ़ते हुए प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर नीचे 2 चित्र और दे रखे हैं, जिसमें अवशोषण को चित्र के अधिशोषण को और अवशोषण को चित्र के रूप में दर्शाया गया है। पहली प्रक्रिया में अधिशोषण प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें किसी एक कण पर अन्य कण उसकी सतह पर अधिशोषित अवस्था में दर्शाए गए हैं। द्रव के अंदर उस कण को, जैसे चारकोल कण को डाल दिया जाए तो उसके चारों ओर जल के कण अधिशोषित अवस्था में उपस्थित रहेंगे। जबकि यदि अवशोषण की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया जाए तो इसमें बाहरी सतह पर कणों के साथ साथ उसके अंदर की ओर भी स्थूल में कण प्रवेश किए गए हैं। नेक्स्ट में अधिशोषण
अधिशोषक व अधिशोष्य, ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। इन शब्दों के बारे में पूछा जाता है। अधिशोषक और अधिशोष्य। अधिशोषक का अर्थ है पदार्थ जिस पर अधिशोषण होना है, और अधिशोष्य का अर्थ है पदार्थ जो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है। इसे हमने चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। बड़े गोले के रूप में अधिशोषक या एड्जॉर्बेंट, जिसका उदाहरण हमने लिखा सिलिका जेल दिया गया है, और उसकी सतह पर अधिशोष्य या एड्जॉर्बेट जल वाष्प के रूप में अधिशोषित है। स्थूल में ये प्रवेश नहीं कर रही है, अर्थात यह अधिशोषण की प्रक्रिया को दर्शाता है। परिभाषित करें तो अधिशोषक वह पदार्थ जिसमें ठोस या द्रव हो सकता है, जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, उसे अधिशोषक कहते हैं। जैसे सिलिका जेल, चारकोल, एल्यूमिना जेल, मिट्टी, कांच का बुरादा आदि। और यह प्रक्रिया हम घरों के अंदर अगर कांच या स्टील के गिलास में ठंडा जल भर दिया जाए तो जल वाष्प की कुछ बूंदें उस कांच की बाह्य सतह पर आकर संघनित होती है। यह प्रक्रिया भी अधिशोषण का उदाहरण है। दूसरा है अधिशोष्य। एक पदार्थ या वह पदार्थ जिसमें ठोस, द्रव या गैस तीनों हो सकते हैं, जो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है, उसी को अधिशोष्य कहते हैं। जैसे जलवाष्प, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सारी गैसें इसमें ली जा सकती है। जलवाष्प ली जा सकती है और द्रव भी इसमें कुछ हद तक प्रदर्शित किया जा सकता है। विलयन के रूप में भी हम विलेय प्रयुक्त कर सकते हैं जो अधिशोष्य का कार्य करता है। जैसे एसिटिक अम्ल विलयन से चारकोल पर अधिशोषित होता है, तो चारकोल ठोस है और एसिटिक अम्ल द्रव अवस्था में है। तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है शोषण। वैसे ही सामाजिक रूप से ये शब्द अलग परिभाषा या रखता है, लेकिन यहाँ पर हम सॉर्प्शन का हिंदी रूपांतरण शोषण प्रयुक्त कर रहे हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण व अवशोषण एक साथ संपन्न होता है, वह शोषण कहलाती है। अर्थात अधिशोषण भी हो रहा हो और अवशोषण भी हो रहा हो। इसका उदाहरण हम पहले भी ले चुके हैं। कपड़े के रेशे द्वारा रंजक का अवशोषण व अधिशोषण एक साथ होता है, अर्थात कपड़े का रंगना शोषण प्रक्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से चारकोल द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण व अवशोषण होता है। जियोलाइट द्वारा गैसों का अधिशोषण व अवशोषण अर्थात शोषण होता है। अब है गैसीय अधिशोषण। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है ऑक्लूजन, OCCLUSION, ऑक्लूजन। धातु की सतह पर गैसीय कणों का अधिशोषित होना, धातु या ठोस सतह कोई भी ले सकते हैं, की सतह पर गैसों का अधिशोषित होना ऑक्लूजन या गैसीय अधिशोषण कहलाता है। जैसे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण जो रासायनिक बंधों का निर्माण भी करता है, तो इसे हम गैसीय अधिशोषण कहते हैं। अगला है अधिशोषण की प्रकृति या लक्षण। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अधिशोषण की प्रकृति या लक्षण, यह स्वतः प्रक्रिया है जो प्रकृति में बिना किसी बाह्य बल के संपन्न होती है। खास बात है, अधिशोषण स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, यह सतत प्रक्रम है, अर्थात एक बार प्रारंभ होने के बाद निरंतर चलता रहता है जब तक कि साम्यावस्था प्राप्त नहीं होती। अधिशोषण प्रक्रम स्वतः प्रक्रम है, अतः इसके मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। मानक मुक्त ऊर्जा या मानक ऊर्जा परिवर्तन या गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है। यह प्रक्रिया निम्न दो परिस्थितियों में संभव होती है। पहली परिस्थिति है उच्च ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, जिसमें डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है, और दूसरा है निम्न ताप पर। ताप में कमी के साथ TdS का मान डेल्टा एच एंथैल्पी से कम हो जाता है, अतः प्रक्रम स्वतः संपन्न होता है। उदाहरण है जैसे गैस व ठोस दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो ठोस पर गैस का अधिशोषण होगा
और इस प्रक्रिया के अंदर डेल्टा एच अधिशोषण ऊष्मा उत्सर्जित होगी, अर्थात यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण की एंथैल्पी ऋणात्मक होती है, जिसको हम नेगेटिव साइन या ऋणात्मक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। गैसीय कण ठोस की सतह पर स्थिर हो जाते हैं, अतः एंट्रोपी घटती है। अर्थात कोई भी गैसीय कण है स्वतंत्र अवस्था में गतिशील है, लेकिन जैसे ही वो ठोस की सतह पर स्थिर होते हैं उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी, जिसे ऋणात्मक एंट्रोपी परिवर्तन कहा जाता है। अतः इस प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन भी ऋणात्मक है। तो एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों परिवर्तन ऋणात्मक होते हैं। उपयुक्त मानों के आधार पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के रूप में सूत्र है। ये ऊष्मागति की सूत्र के रूप में या गिब्स हेल्महोल्ट्ज सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर यदि डेल्टा एच और डेल्टा एस की मान रखने के बाद डेल्टा जी यदि ऋणात्मक प्राप्त होता है तो प्रक्रम स्वतः, और नहीं होता है तो प्रक्रम अस्वतः होगा, अर्थात ऐसा अधिशोषण प्रकृति में संभव नहीं होगा जिसका डेल्टा जी का मान धनात्मक हो। अधिशोषण की प्रारंभिक परिस्थितियों में अधिशोषण की दर अधिकतम होने के कारण डेल्टा एच ऋणात्मक मान टी डेल्टा एस से अधिक होता है, अतः डेल्टा जी ऋणात्मक होने के कारण प्रक्रम स्वतः संपन्न होता है। अर्थात शुरू में धातु की सतह पूर्ण रूप से खाली है, तो उस समय गैसों का अधिशोषण बहुत तीव्रता से होता है, और ऐसी स्थिति में डेल्टा एच का ऋणात्मक मान बहुत अधिक होगा, जबकि प्रारंभिक परिस्थितियों के अंदर टी डेल्टा एस कम होने के कारण डेल्टा जी ऋणात्मक होता है, और इसी परिस्थिति में प्रक्रम स्वतः संपन्न होता है। लेकिन समय के साथ अधिशोषण दर घटने से डेल्टा एच का मान घटता है, अतः जब डेल्टा एच घटकर टी डेल्टा एस के मान के बराबर हो जाता है, उस समय मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी शून्य हो जाएगी। अगर मैं उपयुक्त सूत्र में मान रखूं तब भी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बराबर हो जाए तो दोनों का अंतराल शून्य, अर्थात डेल्टा जी शून्य होगा। इसको हम साम्य अवस्था कहते हैं। अर्थात सभी अधिशोषण प्रक्रम साम्य अवस्था प्राप्त करते हैं। स्वतः प्रक्रम जिसके लिए डेल्टा जी ऋणात्मक और डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से अधिक होना चाहिए। साम्य अवस्था के लिए डेल्टा जी का मान शून्य और डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर होगा, और साम्य अवस्था में ज्ञात किया गया मान टी साम्य ताप कहलाता है। अधिशोषण के प्रकार। बंध की प्रकृति के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण, जिसको हम कल लेंगे। आज यहाँ तक इम्पोर्टेंट है इसके लक्षण और ऊष्मागति की अवधारणा के अनुसार अधिशोषण की प्रकृति महत्वपूर्ण है, ये आपको याद